नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इजरायल की संसद को संबोधित किया और उन्होंने वहां की संसद को संबोधित करते हुए हमास के हमले को बर्बरता बताया और बर्बरता बताते हुए कहा कि आतंकी हमले विश्व शांति के खिलाफ हैं। जिसके बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू के बयान पर गाजा प्रेमी गैंग का विरोध शुरू हो गया। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि पीएम मोदी का इजरायल दौरा असामान्य वैश्विक हालात के बीच हो रहा है। आतंकवाद और कट्टरपंथ के नाम पर विश्व राजनीति कर रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्तों में संतुलन बनाना इस वक्त बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों और कट्टरपंथियों से विपक्ष को आखिर हमदर्दी क्यों है? रेडिकल इस्लाम का समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है? गाजा से हमदर्दी के बहाने क्या सियासी एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं आलोचक, विरोधी और विपक्ष? और भी कई सवाल हैं। ताल ठोक के अपने मेहमानों के सामने मैं रखूंगा उन सवालों को। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराऊं और चर्चा शुरू करूं उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। Terror anywhere threatens peace everywhere. विश्वगुरु गए थे, हम तो उम्मीद करते थे। आतंकवादी हमले का जिक्र किया जिसमें 232 या 238 लोग मारे गए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग जो पूरा का पूरा शहर तबाह किया उस आदमी ने, के बारे में कोई जिक्र करने की साहस या हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं थी। कितना अच्छा होता मोदी जी वहाँ एक बार इजराइल को भी आईना दिखा देते और कहते कि जो तुम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनकी जगहें छीन रहे हो, ये भी गलत है। इच्छा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री गाजा को लेकर इजराइल के साथ बातचीत करेंगे। उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। मैं जानता हूं आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। गोया आप इसराइल ने अब तक जो कुछ किया है गजा में, जो नरसंहार किया है, जो जेनोसाइड किया है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मेहमानों का परिचय करा दूं और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एमआईएम के नेता इमरान सोलंकी आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा अतीकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर हैं, हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ आज इस डिबेट में रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले क्योंकि विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं तो मैं सबसे पहले पूजा त्रिपाठी जी का ही रुख कर लेता हूं। पूजा जी, आयरन डोम पर इतनी बातचीत नहीं हो रही जितनी इस मुद्दे पर हो रही है कि इजरायल को भी आईना दिखा देते पीएम। सवाल है कि वैश्विक स्तर पर जो हालात हैं उसके बीच में पीएम का ये दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर यह दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें समेटे जा रहे हैं। ऐसे में क्या विरोध के लिए जो मुद्दा चुना गया है वो अप्रासंगिक नहीं है? क्या छोटा नहीं है? देखिए अनुराग जी, सभी को नमस्कार। अगर आप 1,72,000 लोगों की मौत को और ट्रैजिक मौत को, अविश्वसनीय रूप से खूंखार मौत को अगर आप छोटा मुद्दा कहेंगे तो हमारे इसमें डिफरेंस है। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, तब भी ग्लोबल सिचुएशन सही नहीं थी, तब भी वहां पे हालात ठीक नहीं थे क्योंकि विश्व जो था वो 2 धुरों में बटा हुआ था, 2 बड़ी पावर्स के बीच में बटा हुआ था, सबने अपने अपने साइड ले लिए थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी नॉन अलाइनमेंट की नीति लेकर आए थे तो उसने हमें ग्लोबल साउथ का लीडर बनाया, क्योंकि उसने यह सुनिश्चित किया कि हम सच के साथ, सही के साथ और ह्यूमैनिटेरियन के साथ, इश्यूज के साथ खड़े रहें और हम किसी का साइड न लें। उसको बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए आज जब प्रधानमंत्री जी गए हैं
वो एक अलग बात है कि वहां पे नेतन्याहू जी कहते हैं कि ये पर्सनली ऑन माय रिक्वेस्ट टू, क्योंकि नेतन्याहू आज जब 120 देशों में पैर भी नहीं रख सकता अनुराग जी, वो इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल, उनके ऊपर केस चल रहा है, वो वहां पैर रखते ही वो अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता, कुछ समय पहले की बात है कि मीडिया में ये बहुत हल्ला था कि ट्रंप ने कहा था कि मैंने मोदी और पीएम, पाकिस्तान पीएम को लंच पे बुलाया, आपस में बैठ के बात कर लेते, पर मोदी जी ने डिक्लाइन कर दिया था। तब ये बात बहुत हुई थी कि देखिए मोदी जी कितने बड़े कूटनीतिक हैं कि उन्होंने ऐसे नाजुक स्थिति में ट्रंप का न्योता ही ठुकरा दिया। पर इस स्थिति में जब नेतन्याहू 120 देशों में वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके, उनके ऊपर आईसीजे का केस चल रहा है उसमें, और जब कुछ महीनों बाद इलेक्शंस भी हैं इजराइल में जिसमें नेतन्याहू और उनकी बीवी कंटेंडर्स हैं, और ये मोदी जी को विजिट को खूब कैंपेन मटेरियल यूज किया जाएगा उस समय पे, और जब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वैश्विक त्रासदी फिलिस्तीन पर जिस तरीके की त्रासदी हो रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पूरा का पूरा देश, पूरा लैंड एक रबल में बदल दिया गया है। और हमास के हमलों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? हमास के हमलों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी? देखिए हमास के हमलों की भी हम निंदा करते हैं, पर हम यह एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि वो जब हमास की बात करते हैं तो वो पैलेस्टीन की भी इक्वली स्टर्नली बात करें। वो ये ना कहें कि हम फुल कन्विक्शन के इजराइल के साथ खड़े, क्योंकि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल मासूमों की हत्या कर रहा है, और यह हमारी नीति तब से है जब से हमने मैं समझ नहीं पा रहा कि फिलिस्तीन का बैग टांग कर हमास के हमले की निंदा कैसे कर रहे हैं आप? देखिए बात यहाँ पे मैंने फिर कहा कितना आसान था नेहरू जी के लिए एक साइड ले लेना कोल्ड वॉर में, लेकिन जब उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी खाई, क्योंकि राजनीतिक तटस्थता और राजनीतिक में जब आप एक कहते हैं ना कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं एब्सटेन कर लेता हूं वोटिंग से, तब भी आप एक साइड लेते हैं, और वह साइड है उसका साइड लेना जिसने आतंक फैलाया है। मैं समझ, और मैं फिर से वही कहूंगी कि जब प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं उस व्यक्ति के साथ स्टेज शेयर करते हैं जिसमें अपोजिशन भी वॉकआउट किया है उनके पार्लियामेंट को एड्रेस करने से, तब वो एक संदेश देते हैं कि इंडिया के लिए उनकी स्ट्रैटेजिक डील्स, उनकी डिफेंस डील्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से, जो कि फिलिस्तीन पर जिस प्रकार की त्रासदी हो रही है उससे बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है ये बहुत दुखद है, क्योंकि हमें अपने 46% स्टेट के साथ एक मैसेज दे सकते हैं इजराइल को। पहली बात तो नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। इसकी मैं कोई पूजा त्रिपाठी इस पर सवाल पूछ लेता हूं। हालांकि अगर ट्रंप की टेबल पर शहबाज शरीफ के साथ अगर डिनर करने चले जाते पीएम मोदी, तो विपक्ष ये भी कहता कि देखिए फिर बिरयानी खाने चले गए शहबाज शरीफ के साथ न्योते पर ट्रंप के। डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, और कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गलबैयां कर रहे हैं। कल तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि फिर झुमका गिरा रे इजराइल के बाजार में। क्या कहना है आपका? जब कूटनीतिक समझ राहुल गांधी जी जैसी हो जाए तो ऐसी भाषा निकलती है। हमारे प्रधानमंत्री अभी भी इजराइल में हैं, और कूटनीतिक समझ पर कैसे सवाल उठेगा? क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल घोषित नहीं किया हुआ है, वारंट नहीं निकाला हुआ है? मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा कि इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल के साथ पीएम मोदी इस वक्त खड़े हुए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या जवाब देंगे? इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल इनको नहीं घोषित किया हुआ है हमारे पुतिन साहब को, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसको वॉर क्रिमिनल कब डिक्लेयर करता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसमें ना जाए तो बेहतर है। हमें अपने देश का हित देखना है या दूसरों का हित देखना है? और यहाँ जो बार बार लगातार बोला जा रहा है ट्रंप गाजा 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 और ये सब किया जा रहा है, एक बार बता देता हूँ, ये डोमेस्टिक राजनीति है, ये कोई कूटनीतिक नहीं है। क्योंकि कूटनीति होती तो भारत के संबंध बिगड़ते हैं इससे। अगर हमारे प्रधानमंत्री अभी इजराइल में हैं और हम नेतन्याहू जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो इससे भारत का हित नहीं होने वाला है। ये अपनी घरेलू राजनीति देखते हुए भाईजानों को साधने के लिए कभी पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगी गाजा का बैग लेके, या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज नहीं निकलेगी? क्यों नहीं कांग्रेस के मुंह से आवाज निकल रही है? पाकिस्तान मार रहा है अफगानिस्तान में, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। पाकिस्तान मार रहा है अफगानिस्तान में, वहां बच्चे बूढ़े सब मरे जा रहे हैं, महिलाएं मर गई हैं 10 के 10, क्यों नहीं उसके लिए आवाज निकलती है? पूरे के पूरे चीन में उगर मुसलमानों को इबादत करने की आज्ञा नहीं है, मस्जिद बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो आज तक कांग्रेस ने नहीं सुना। मुसलमान प्यार सिर्फ गाजा में दिखता है। नेहरू कोट कर रही थी एक संकीर्ण सोच के कारण गुट निरपेक्षता। इस निरपेक्षता ने बर्बाद कर दिया है हमें। गुट निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, हर चीज निरपेक्षता घुसा के गुट निरपेक्षता। कोई गुट निरपेक्ष हम नहीं है आज हम विश्व मित्र हैं
अगर हमारे साथ अमेरिका की दोस्ती है तो हमारे साथ रशिया की भी दोस्ती है, हमारे साथ फ्रांस की दोस्ती है तो जर्मनी की भी दोस्ती है, हमारे साथ इजराइल की दोस्ती है तो हम पैलेस्टीन के भी दोस्त हैं, लेकिन हम हमास के दोस्त नहीं हैं, हम आतंकवाद के दोस्त नहीं हैं। हिजबुल्ला का कमांडर मरता है यमन में और 50,000 मुसलमान यहां निकल जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये क्या सॉलिडारिटी है मुस्लिम ब्रदरहुड की? उसके खिलाफ तो कांग्रेस या बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एक आतंकवादी के समर्थन में 50,000 का जुलूस निकालेंगे आप? ये नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और आज हम विश्व मित्र हैं, हम गुट निरपेक्ष नहीं हैं। हम अपनी शर्तों पे, अपने हितों पे इजराइल के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इजराइल के साथ काम करने से मेरे किसानों का भला होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक हमें किसानों ने दी थी और हमारी प्रोडक्टिविटी पिछले आज 2017 में गए थे प्रधानमंत्री जी, 17 से लेकर आज 26 में हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ गई है। 2018 प्रमाण है में गए थे मेरे ख्याल से, 2018 ड्रिप इरिगेशन 17 या 18 में गए थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि ड्रिप इरिगेशन तो हमने खेती के लिए लिया था, अब एक ड्रिप इरिगेशन हमें ब्रेन के लिए विकसित करना पड़ेगा। लोगों में ब्रेन की भी खेती बहुत जरूरी हो गई है, वहां भी ड्रिप इरिगेशन देना पड़ेगा। अनुराग जी, आतंकवाद पे एक शब्द नहीं कह रही है कांग्रेस पार्टी, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। मतलब ये कोई तरीका है? ठीक है, क्या क्या डिफेंस डील में हमारा सुदर्शन चक्र बन के आ रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है, इनको नहीं चाहिए सुदर्शन चक्र, इनको बाकी सब चीज नहीं चाहिए, इनको गादा चाहिए। तो गादा में जाके बस जाओ ना। इतना गादा के लिए दर्द है तो जाके गादा में लड़िए, जाके गादा के लिए। गादा पीस प्लान प्रधानमंत्री ने खुलेआम मंच से बोला, शांति का मैसेज दिया संसद को संबोधित करते हुए, तब कुछ नहीं। ठीक है, इमरान सोलंकी साहब, आपकी तो पार्टी का नारा है जय फिलिस्तीन, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, आप भले संसद में लगाएं, संसद के बाहर लगाएं। सवाल यह है कि कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन के हक में भी कुछ कह देते प्रधानमंत्री। एक फहरिस्त है मेरे पास कि किस तरीके से भारत हमेशा फिलिस्तीन की संप्रभुत्ता के साथ रहा है। अभी अजय आलोक ने जिक्र किया 2018 में किस तरीके से पीएम ने दौरा किया था, उनकी विदेश मंत्री यहाँ जनवरी में आकर अभी जा चुकी हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर फिलिस्तीनियों को सहायता भेज चुके हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने यूएन में इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी, वो भी किसी को याद नहीं आ रहा विपक्ष में। सवाल यह है कि क्या फिर माना जाए कि ये फिलिस्तीन प्रेम नहीं है, ये गाजा प्रेम है? अनुराग मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप सभी को रमजान की शुभकामनाएं। हमारा रमजान चल रहा है जी। अच्छा, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी एक बात कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं सर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है क्या कैसे किसको बोल सकता है। तो आपको याद दिलाना जरूर सर मैं आपको कि हमारी जो कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जो पकड़ा था और जो उस फांसी सजा दी थी, तो हम लोग इंडिया, हमारा देश, हम गए थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और उस पर रोक लगाई थी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हम भी खुद गए थे, तो उसकी मान्यता है। दूसरी बात सर ये है, प्रधानमंत्री जाए, नेतन्याहू के पास जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप मिलिए गला, लेकिन आप कम से कम 15 मिनट के लिए फलस्तीन के वो गाजा में भी जाए। मुझे लगता है आप कोई गलत जानकारी दे रहे हैं। एक मिनट, इमरान सोलंकी, आप कोई शायद गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको सर कंटिन्यू करवाऊंगा, लेकिन मेरे को बहुत जरूरी है कि मैं दीपक वोरा साहब को लाऊं, क्योंकि वो घोर आपत्ति जता रहे हैं आपकी किसी बात पर। दीपक वोरा साहब, किस बात पर आपत्ति है आपको नवी इमरान सोलंकी साहब की? सर बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके साथ आपके कार्यक्रम में शरीक हूँ, इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। सर मेरा अनुरोध है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच में जो अंतर है उसे समझ लीजिएगा। सर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। हम सिग्नेटरी नहीं है सर, अमेरिका सिग्नेटरी नहीं है, हम उनके पास नहीं जाते हैं सर। ये आप कुलभूषण यादव के लिए मैं तो वहां था सर, मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल सही। आप सर हम लोग इंटरनेशनल, सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सर, आप सुनना नहीं चाहते। इंटरनेशनल सर, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे सर, गए थे ना सर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं गए थे सर, गए थे ना। अरे दोनों में फर्क है इमरान सोलंकी, दोनों में फर्क है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, राइट, आप सही बोला। हम जो उसने लगाया इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ जस्टिस में, उसमें गाजा के लिए नहीं, अरे ये क्या आप इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ जस्टिस बोल रहे हैं? ये तो अपने आप में ड्रिप इरिगेशन ब्रेन, मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ जस्टिस कोर्ट में वहां भी हम लोग गए। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, क्रिमिनल नहीं है। इमरान सोलंकी साहब, आप अपनी तरफ से कोर्ट का नामकरण कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोर्ट का नामकरण कर रहे हैं। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है वो, क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट नहीं है सर। राइट, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है, आप सही कह रहे हैं। उसमें क्या नेतन्याहू के खिलाफ में कंट्रीज नहीं गई है? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? दीपक वोरा साहब जरा करेक्ट कीजिए सर।
सर मैं ये सुनने को तैयार नहीं है, छोड़ दीजिए सर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है सर, वो ज्यूरिसडिक्शन उसका हम लोग गए सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर। हम गए नहीं गए, कहाँ गए और कहाँ की आप बात कर रहे हैं सर? आप मेरी बात, कहाँ हम गए और कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, आप जस्टिस कोर्ट की बात। जस्टिस कोर्ट गए थे, क्रिमिनल कोर्ट नहीं गए थे। क्रिमिनल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी सर। हम ये गलत जानकारी। इमरान सोलंकी साहब, इमरान सोलंकी साहब, मैंने आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। इंटरनेशनल में हम गए थे नहीं कि कोर्ट में? अरे इंटरनेशनल में गए थे का क्या मतलब? ये तो कोई टर्म ही नहीं है। ये तो अहमकाना बात हो गई कि हम इंटरनेशनल में गए थे कि नहीं गए थे। ये तो अहमकाना बात हो गई, माफी के साथ कह रहा हूं मैं भाई। ये तो हम इंटरनेशनल में गए थे कि नहीं गए थे का क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब दीपक वोरा साहब, जिनके पास 52 साल का अनुभव है डिप्लोमेसी का, जब वो आपको बता रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट गए थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं गए थे, फिर भी आप कह रहे हैं हम इंटरनेशनल गए थे, हम इंटरनेशनल गए थे। ये तो आप मतलब जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं तो गए थे। नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के ऊपर केस है। अब आ गए आप, अब आ गए आप अपनी लाइन पर। अगर है तो क्या किया जाए? अगर है तो क्या किया जाए? नहीं, वो तो व्लादिमीर पुतिन का भी है, वो तो पुतिन का भी है। फिर क्या किया जाए बताइए? तो मेरी बात, तो आपने पुतिन से, जब ट्रम्प ने बोला कि आप तेल मत लीजिए रशिया से, आप नहीं ले रहे हैं, 30% कम में तेल रशिया दे रहा था, आप 12% आप बोलेंगे। किससे बात हुई थी 30% कम में देने की? आपसे बात हुई थी? आपसे बात हुई थी? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है 30% कम में कहां से तेल मिल रहा था। मतलब आप कमाल कर रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं साहब। इमरान सोलंकी साहब, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास है। मुस्कान, अनुराग मुस्कान जी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपके चैनल में, इसका प्रूफ भी दे दूंगा, बोलिएगा, आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। 30% कम में लाएंगे कहां से? अभी आप, मैं दे दे रहा हूँ आपको, मेरे पास प्रूफ है सर। मैं हम लोग हवाई बात नहीं करते। एमआईएम कोई अखबार भी छापता है क्या? नहीं, मैं आपको अपना इंडिया की रिपोर्ट बताऊंगा, बेफिक्र सर रहिए। इंडिया की रिपोर्ट, एमआईएम की रिपोर्ट नहीं बताऊंगा सब। हाँ, और एमआईएम की रिपोर्ट पे आपको खुद को भी भरोसा नहीं है सर। सुन लीजिए, नहीं सर, ये बात मत बोलिए। हम देश की बात करें, देश की बात करिए। और मैं देश में पार्टी की तरफ से बैठ के आपको मेरे पार्टी की बात भी कर रहा हूँ, स्टैंड में। दूसरी बात ये है, आपको अमेरिका ने बोला, ट्रम्प ने बोला कि आप भाई वेनेजुएला से तेल लीजिए, हमारे पास बहुत तेल है, आप उसे 12% ज्यादा लेने में तैयार हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए इजराइल, हमारे वो वहां उतरे हैं। उसके पहले हमारे जो ट्रम्प ने, उन्होंने जो वो स्पीच दी है, यूनियन स्पीच जो पहली बार देते हैं वहां पे, जो प्रेसिडेंट बनने के बाद में, उसमें उन्होंने क्या कहा कि 10% का जो टैरिफ है सोलर पैनल का, वो हम 123% कर देंगे। कर दिया उन्होंने। देख लीजिए आप, डिटेल है, आपको खबर ही नहीं है सर इस बात की। अरे बाप रे बाप, ये खबर सिर्फ एमआईएम के पास है, हमारे पास नहीं है। नहीं सर। दीपक वोरा साहब, आप दीपक वोरा साहब से पूछिए ये बात। नहीं, दीपक वोरा साहब सही है गलत है? दीपक वोरा साहब से पूछ रहा हूँ। दीपक वोरा साहब, थोड़ा बादल छाटिए, थोड़ा बादल छाटिए सर, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच में बोला नहीं बोला ट्रम्प ने 10% को 123% किया नहीं किया? सच बोलिए, कल की स्पीच है नहीं है, बताइए ट्रम्प की। हर समय आप ढपली बजाते रहोगे, ऑर्डर है कहीं? किससे पूछ रहे हैं सर आप? नहीं, दीपक वोरा साहब आपसे पूछ रहा हूँ सर। स्टेट ऑफ यूनियन की स्पीच इन्होंने कल की। एक मिनट आप सुनिए, इमरान सोलंकी साहब, दीपक वोरा साहब को सुनिए, दीपक वोरा साहब को सुनिए, थोड़ा ऑफिशियल जानकारी ले लीजिए, ऑथेंटिक वाली। आपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो हर साल अमेरिका का, हमारे बड़े हैं, बहुत दिन से है, 35 साल, बहुत दिन से नहीं है, 52 सालों से हैं, 52 सालों से, 52 सालों से डिप्लोमेटिक सर्विसेज में है वो। अल्लाह 52 साल। अब इमरान सोलंकी साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ सर, इन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में ये नहीं कहा था, इन्होंने अलग से पोस्ट किया है कि मैं इतना टैरिफ लगा रहा हूँ। सर कितना दीपक वोरा साहब कितना लगा रहे हैं? उन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा फिगर लगाया है, लेकिन सर आप इतने अभी तक एग्जीक्यूटिव बता रहे हैं ना वो इमरान सोलंकी साहब, एक्स्ट्रा फिगर का मतलब 123% भी हो सकता है। आप थोड़ा धैर्य के साथ सुन लीजिए बात को। और ट्वीट तो बहुत करते हैं ट्रम्प, उससे क्या होता है कहीं किसी? उन्होंने सर सुनिए सोलर पैनल्स के ऊपर उन्होंने बताया है कि मैं सोलर पैनल्स पे हम लोग इतना टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उसका भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू नहीं हुआ है सर।
प्लीज पहले कितना था सर? अच्छा, जितना फिगर आप जानते हैं, मैं इतना ही बताना चाहता हूं सर। अमेरिका में जब सर आप बड़े हैं, आपको पोस्ट बोलना करते हैं, उसके बाद एक एग्जैक्ट सर क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी देश पर नहीं लगाया, दो कंपनियों पर लगाया गया। किसी देश पर नहीं लगाया, दो कंपनियों पर लगाया गया। इमरान सोलंकी, मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। थैंक यू। नहीं सर, ठीक है दीपक वोरा साहब, आप सुन लीजिए, आप दीपक वोरा साहब को सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट का ऑथेंटिक स्टेटमेंट से कोई मिलान नहीं चाहते। नहीं सुन, आप उनके चाहने ना चाहने की डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए, दीपक वोरा साहब बोलिए। सर मैं जो ये आपने बिल्कुल सही कहा है, कुछ कंपनियों पे लगाए गए हैं सोलर पैनल्स पे। अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू नहीं हुआ है सर। सिर्फ पोस्ट करने से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं करती है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करते हैं राष्ट्रपति, वो अभी तक नहीं हुआ है सर। अब देखते हैं आगे क्या होता है सर। बहुत सी बातें वो कहते हैं, उसके बाद वो मुकर जाते हैं सर। आप तो जानते हैं उनको, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये चीज़ें कहना कि वो ये कर रहे हैं हमारे से, आप नाराज क्यों हैं उनके साथ? वो कर रहे हैं जो वो सोचते हैं उनके लिए सही है, हम वो कर रहे हैं जो हमारे लिए सही है सर। हम आलोचना नहीं करते हैं सर, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे रूस के हों, चाहे चीन के हों, चाहे जिहादिस्तान के हों। आलोचना डायरेक्टली हम लोग कभी नहीं करते हैं सर, कोई फायदा नहीं है इसके लिए। तो मेरा आपसे ये मानना है सर, एक बार अपनी जानकारी को आप जो है दोबारा देख लीजिएगा। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होगा, हो सकता है ना इशू हो सकता है उनको बताया जाए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मानना है सर कि अभी इसमें आप ज़्यादा डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। मुझे 52 साल डिप्लोमेसी में हो गए, 75 साल की मेरी उम्र है सर। मैं आपको बता दें, ये मैंने बहुत बार देखा। ही कैन विड्रॉ इट, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब बातचीत शुरू हो गई है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी को अब डिबेट में लाते हैं। प्रियंका जी, तमाम डिबेट आपने सुन ली। मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर आम आदमी पार्टी इसे किस नज़रिए से देख रही है? ये मत कहिएगा बस कि जब बीजेपी से सवाल पूछने की बारी आती है तो कांग्रेस कुछ ऐसा कर देती है, या फिर प्रधानमंत्री इजराइल इसलिए गए हैं कि वो एप्स्टीन फाइल पर जवाब देने से बचना चाहते थे। कल कहा था किसी प्रवक्ता ने कि वो जब भी उन्हें कोई जवाब देना होता है वो विदेश दौरा करने लग जाते हैं। तो आप बता दीजिए, थाली बजा दूं? थाली घंटी बजा देती आपका बाकी जो मन करे। मतलब मैं आपसे, मुझे लगता है कि आपको मुझे नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या बोलूं। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। कम से नहीं, क्या होता है ना कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये एप्स्टीन फाइल जब प्रकाश में भी नहीं आई थी, तब प्रधानमंत्री का ये दौरा इजराइल का फिक्स हो चुका था। ऐसे में अगर आपकी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये कहेगा कि भैया प्रधानमंत्री को एप्स्टीन फाइल पर जवाब देने से बचना था तो वो इजराइल चले गए, तो ये बड़ा हास्यास्पद रहेगा। इसलिए मैंने आपको बस याद मुझे लगता है किसी ने नहीं कहा होगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में तो ये आया था कि वो यूएस के इशारे पर नाचने गाने चले गए। उन्होंने ये एप्स्टीन फाइल में ये आया था। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रवक्ता ने अभी तक ये कहा है। खैर, मैं इस बात पे बहुत घोर आपत्ति लेती हूँ कि आपने शुरू में ही कहा कि विपक्ष रैडिकल इस्लाम का समर्थन करता है। मुझे नहीं पता ये आपका पर्सनल व्यू है या आपको कहा गया है कहने को, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट इस बात का प्रूफ जरूर है कि हम पैलेस्टीन की भी मदद करते हैं, वहां पे हमने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। हमारा शुरू से क्या स्टैंड रहा है, बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है इजराइल को लेके, वो भी मुझे बताने की जरूरत है। और मैंने सवाल उठाया था प्रियंका जी कि क्या विपक्ष इस तरीके की बयानबाजी करके रेडिकल इस्लाम का समर्थन कर रहा है? मैंने घोषणा नहीं की कि रेडिकल इस्लाम का समर्थन कर रहा है। आप देख लीजिए, आप देखिएगा ना, सवाल उठाया, जो सवाल उठते हैं, मैंने कहा था कि इससे अब ये सवाल उठते हैं, उन सवालों में वो सवाल शामिल। अनुराग जी, ये नहीं कहा था आपने, आप चेक कीजिएगा, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने 80-90 फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं और देशवासियों का 10-20 हजार करोड़ खर्च किया है, उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उसको देश से कैसे फायदा हुआ। मुझे नहीं पता कैसे फायदा हुआ, आपका हो तो बता दीजिए। हम तो इतना पैसा ईरान के एक पोर्ट में भी लगाते रहे, करोड़ों खरबों रुपए लगाते रहे, और फिर बाद में यूएस ने कहा तो हमने रोक दिया और हम पुल आउट कर गए। तो मुझे लगता है कि हम यूएस के आगे इतना नतमस्तक है, ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही बेटर बता पाएंगे। दीपक वोरा सर को बीच में मेरे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बट बिफोर यू गो टू हिम, दीपक वोरा सर, हाईली रिस्पेक्ट यू। आपने विपक्ष की एक टेक्निकलिटी उठा के उसको तो बहुत मॉक किया, बट आप सीधे तौर पर ट्वीट में क्या लिखा है ये भी नहीं बता पाए और ऑलरेडी जस्टिफाई करें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बायस्ड व्यू सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई थिंक आप अगर आपकी बात सही है, आलोचना करने के लिए आलोचना ना कीजिए, ये आप कहना चाहते थे, बट आई थिंक यू डिड एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट। सो आई थिंक इट शुड बी अ बैलेंस्ड व्यू इन दैट केस। मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आया, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आई एक्सपेक्ट द सेम। आपने 1 मिनट मैम। नहीं सर, 1 मिनट, मेरी बारी चल रही है सर। आई एम अ जूनियर, आई नो दैट, and you are a much established and much accomplished person. I understand that, but my voice also carries some weight.
नाउ माय क्वेश्चन टू द बीजेपी इज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दौरे से? अगर तो भारत के लिए कुछ निकाल पाएंगे तब तो मुझे समझ आता है, क्योंकि जो पिछले सारे दौरे हुए उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक मित्र के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार काम किया है, भारत को कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट जब हाल ही में हमने इतना अच्छे से करारा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में, तब भी कोई कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? ये किस तरह की कूटनीति चल रही है? इसका थोड़ा सा विश्लेषण बीजेपी वाले बताएं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, मेरे हिसाब से तो कमजोरों के साथ खड़ा हुआ जाता है, ताकतवरों के साथ कोई खड़ा ना भी हो तो उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा है, तो मैं पहले भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लूंगा। पाकिस्तान के लिए दीपक वोरा ही काफी है, किसी देश की जरूरत नहीं। चलिए अजय आलोक जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि आपको, इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि क्या विपक्ष रेडिकल इस्लाम के साथ है? आम आदमी पार्टी तो थी रेडिकल इस्लाम के साथ। ताहिर हुसैन का नाम भूल गए? ताहिर हुसैन का नाम भूल गई क्या प्रवक्ता महोदया? ताहिर हुसैन का नाम भूल गई आप? दिल्ली दंगा का अभियुक्त, आपकी पार्टी का काउंसिलर, जिसके पीछे आप खड़ी होकर खड़ी थी, जिसके पीछे आप बहुत सीना तान के अरविंद केजरीवाल खड़े थे कि हमारा काउंसिलर से फंसाया जा रहा है। आपके शर्मा मर्डर केस भूल गए? आईना नहीं देखिए क्या? आईना नहीं, एक मिनट। इमरान सोलंकी आप बीजेपी की बी टीम है क्या? एक मिनट। इमरान सोलंकी आप बीजेपी की बी टीम है क्या? एक मिनट, अभी पूछ लेते ना। इमरान सोलंकी आप बीजेपी की बी टीम है क्या? मुद्दा है कि नहीं? अभी आप बी टीम लेकर आएंगे? बी टीम, एक मिनट। नहीं, आप बी टीम आप लेकर आएंगे तुरंत। अरे जिस पार्टी का आप नाम ले रही है उसका प्रवक्ता है मौजूद है, पूछना जरूरी है। रिट एंड रन आम आदमी पार्टी की पुरानी नीति है, बोलो और भाग जाओ। इसने कहा था, उसने कहा था, इससे सुना था, उससे सुना था। 470 पेज की फाइल शीला दीक्षित के खिलाफ गायब हो गई। अरे जरा बताइए इमरान सोलंकी साहब, आप बीजेपी की बी टीम है क्या? एक मिनट, आप बीजेपी की बी टीम है क्या? बी टीम आम आदमी पार्टी है, इनका छोटा रिचार्ज है। ये मैं बताऊं कैसे सर, जब यूटी पे कश्मीर की बात। अच्छा, आप है या नहीं ये बताइए? आप है या नहीं ये बताइए? आप है या नहीं बताइए? अरे बीजेपी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, इमरान सोलंकी ने कह दिया वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, आम आदमी पार्टी का झूठ उजागर हो गया कि ताहिर हुसैन को बीजेपी की बी टीम की तरफ से टिकट दिया गया। चलिए छोड़िए, अब अजय आलोक अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, क्यों हंसूंगा अजय आलोक पे भाई? क्यों हंसूंगा? मैं तो हंसा इस बात पे कि आप एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं, आप झूठा प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप ठेका ले रही हैं एमआईएम का। आप ये कह रही हैं कि बीजेपी की बी टीम, उनका प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहा है हम बीजेपी की बी टीम नहीं, आप बीजेपी की बी टीम है। तो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी प्रियंका जी? हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? आप बातें ऐसी कर रहे हैं। अजय आलोक 80 देश, 80 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हुआ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी को समझ में नहीं आया कि इससे हासिल क्या हुआ है देश को। जवाब दीजिए। और इजराइल से क्या मिलेगा ये? देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था ना, अरे यार बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में क्यों बोलने लगती है? मैं आपके बीच में बोला क्या? सुनिए शांति से, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था ना कि ड्रिप इरिगेशन हम लेके आए थे 2017 के बाद, अब ब्रेन ड्रिप इरिगेशन लाने की जरूरत है। जिनको ये नहीं समझ में आया कि क्या हासिल हुआ, बराक मिसाइल सुनी थी, नाम ऑपरेशन सिंदूर में चला था, क्या हासिल हुआ? एयर डिफेंस सिस्टम सुनी थी, थर्ड, क्या हासिल हुआ? सुदर्शन चक्र बन रहा है, क्या हासिल हुआ? सुना था। जितने ड्रोन लिए हैं क्या हासिल हुआ? सुना था? नहीं सुना होगा ना। ब्रेन ड्रिप इरिगेशन की जरूरत है। अभी एआई में, टेक्नोलॉजी में, आपस में से टेक्निकल सहयोग में, आपस में विद्यार्थियों के एक्सचेंज में, कल्चरल एक्सचेंज में तमाम तरह के एमओयू सौदा हुआ है। लेकिन आप लोग को क्या मतलब है? आप लोग को तो भाईजान का वोट देखना है, इसलिए चिल्लाओ गाजा 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 कीर्तन करते रहिए, कोई फायदा नहीं आप लोग से बहस करके। अरे कंस्ट्रक्टिव देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान मिला। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को इजरायली संसद को संबोधित किया उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति को छोड़ के आज तक किसी को यह सम्मान नहीं मिला। पूरे देश को गर्व होना चाहिए। हाईएस्ट स्टेट ऑफ द ऑनर इजराइल ने भी दिया, पैलेस्टीन ने भी दिया। जिस पैलेस्टीन पे लोग हाई पैलेस्टीन कहते हैं, अपने स्टेट का हाईएस्ट ऑनर प्रधानमंत्री इज द ओनली पर्सन हु गॉट द हाईएस्ट सिविल ऑनर फ्रॉम पैलेस्टीन एंड इजराइल। एक बार ये होता है कूटनीति, लेकिन नहीं समझ में नहीं आएगा। चिल्लाना है खाली। ब्रेन इरिगेशन बहुत जरूरी है। और फिर बताएंगे दूसरों को समर्थक। ब्रेन की खेती, ब्रेन की खेती, ब्रेन की खेती। AQI IQ आपके ये सीएम, हमें मत बताइए, मुंह मत खुलवाइए हमारा। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। मैं नवीन जिंदल साहब, थोड़ा सा आपके धैर्य की ओर परीक्षा लूंगा। अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका वक्तव्य, क्योंकि इतने मिले जुले रिएक्शंस आ गए हैं कि अब मैं कोई सवाल पूछने की स्थिति में नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी राय पूछूंगा। बताइए आपकी क्या राय है? अनुराग जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं, क्यों वो इजराइल गए,
इसकी तो कोई हैरत की बात ही नहीं है। भाई इजराइल एक जाना माना फासिस्ट फोर्स है और बीजेपी आरएसएस का 1931 से संबंध रहा है। जब बीएस मुंजी जी इटली में मुसोलिनी से जाके मिले थे, पूरा आरएसएस का उन्होंने ढांचा तैयार किया था उसी मुसोलिनी के फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही बिना पर, और लेटर्स लिखे थे मुसोलिनी के कि हम भारत में आप जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, यहां तक के कह दिया था कि मुसलमानों को मारने के काम में आएगा ये फासिस्ट मुसोलिनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। तो ये तो बहुत पुराना नाता है हमारी बीजेपी और आरएसएस का फासिस्ट फोर्सेस के साथ में, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और ये सारी पुतिन को फासिस्ट नहीं कह रहे, इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं। कौन सा पाकिस्तान था बताइए? ये पुराना नाता है फासिस्ट फोर्सेस का बीजेपी आरएसएस के साथ, कोई हैरत। और ये सब भारत में इंप्लीमेंट होगा, भारत की माइनॉरिटीज मुसलमानों के ऊपर सबसे पहले ये सारा का सारा जो मिला झोल जो कुछ भी इनके साथ जुगलबंदी हो रही है, ये सबसे पहला मुसलमानों क्यों पर रमजान में झूठ बोल रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? रमजान को तो बख्श देते, क्यों झूठ बोल रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? रमजान चल रहे हैं, खुदा का वास्ता, रमजान चल रहे हैं। घर वापसी करने की सोच रहे हैं। 1931 मुंजे जी क्यों कहते घर वापसी करने की सोच रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। 1931 में क्या मुलाकात हुई, लेटर्स क्या एक्सचेंज हुए, इसकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस पढ़ के बता सकता हूं आपको। नहीं, आप पैदा हो गए थे ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? जब इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है तो ये कौन सा एविडेंस लेकर अतीकुर रहमान बैठे हैं, नहीं समझ में नहीं आ रहा। इसका कोई ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं है तो अतीकुर रहमान के पास जो कागज है वो क्या है फिर? वो कौन सा, वो कहां से एविडेंस मौजूद है मेरे पास? ये कौन सा ऑफिशियल एविडेंस? जब दीपक वोरा कह रहे हैं इसका कोई ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं है तो आपके पास फिर ये कहां से एविडेंस आ गया? एकदम पत्थर की लकीर हो गए। अरे वाह साहब, आप पत्थर और ये पत्थर की लकीर, आप पत्थर और ये पत्थर की लकीर, मैं तो ये मानता हूँ कमाल कर रहे हैं आप। आपकी जितनी उम्र है अतीकुर रहमान साहब उतना उनका डिप्लोमेसी में अनुभव है। अतीकुर रहमान साहब, पत्थर की लकीर होने का एक सबूत ये दे देता हूँ कि आपकी जितनी उम्र है ना, मैं तो कम कर रहा हूँ आपकी उम्र, 52 साल ही बता रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि ये एडवांटेज दे रहा हूँ मैं आपको या फिर नहीं, इसके लिए आप थैंकफुल होंगे या नहीं। जितनी आपकी उम्र है ना सर, उतना उनका डिप्लोमेसी में अनुभव है। हिस्टोरिकल एविडेंस है 1931 में बीएस मुंजे मुसोलिनी से इटली में जाकर मिले थे और मुसोलिनी जैसा फासिस्ट फोर्सेस और नेतन्याहू जैसा फासिस्ट फोर्सेस आज दुनिया में नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा पर भी कुछ कहा है अतीकुर रहमान साहब, एक बार सुन लेते हैं, फिर नवीन जिंदल को लाता हूं इस डिबेट में, जरा सुनिए। भारत की सोच स्पष्ट है, ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। मेरे ख्याल से विरोधियों को भी करारा जवाब था। नवीन जिंदल साहब, सवाल यह है कि आयरन अलायंस जो हुआ है उससे चीन में खलबली है, उससे पाकिस्तान में खलबली है, लेकिन उससे ज्यादा खलबली यहां हमारे देश के कुछ लोगों को क्यों है? अनुराग भाई, पहली बात तो ये कि जो विषय है ना आपका वो बड़ा महत्वपूर्ण, उस पर समझना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिन भर आतंकवादियों की ढपली बजाने का काम करती है, उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको लगता है इसी से उनका भविष्य चलने वाला है। 60 देश प्रभावित हैं इस इस्लामिक टेररिज्म से, 60 देश, 2 लाख जाने जा चुकी हैं। और आतंकवाद के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम सख्त रवैया अपनाते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ चलेगा हम उसके साथ में खड़े होते हैं, तो लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या कहा उन्होंने कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और सख्ती से लड़ेंगे? क्या हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल में घुस करके जो बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे थे, छोटे छोटे, जिन महिलाओं ने नव दंपतियों ने विवाह किया था, जो शादी कर रहे थे, उनके मेहमान जब इकट्ठे थे उन पर ब्रूटल गोलियां चला रहे थे, उनकी हत्याएं कर दी, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। लाखों मां के कोख से दूध पीते बच्चों को छीन लिया, कितनी मांगों को उजाड़ दिया। ये कोई कांग्रेस, सपा, बसपा और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कुछ बोलने को राजी नहीं है। किस बात का दर्द है इनको? कौन आतंकवादियों के साथ क्यों कितना सिंपैथी रखते हो भाई? आखिर आतंकवादियों से क्या, आतंकवादियों की वोट से ही काम चलने वाला है क्या? आज दुर्भाग्य इस बात का। दूसरी बात, स्पीकर ऑफ द स्टेट नेक्स्ट मेडल मिला है देश के प्रधानमंत्री को।
इसके लिए सारे देश के जितने तमाम दल हैं उनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, वो समर्थन नहीं कर सकती। सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासर अराफात के साथ इंदिरा जी के क्या संबंध है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन उनको एक हवाई जहाज देना भारत के पैसे से, 50 करोड़ रुपए देना उनको, पूरे दुनिया भर में घूम करके उन्होंने भारत के खिलाफ माहौल बनाया, उन्होंने भारत के खिलाफ ISI जैसी देश के अंदर इस्लामिक आतंकवादियों के संगठन खड़े कर दिए, लेकिन उसके बारे में इनको उसके समर्थन में जो कांग्रेस की मजबूरी है, इसीलिए प्रियंका गांधी वड्रा जो है वो थैला लिए फिलिस्तीन का घूमती है, क्योंकि वो जानती है फिलिस्तीन के आतंकवादियों को कैसे सींचा है कांग्रेस ने। और आम आदमी पार्टी बात कर रही है यहाँ पर दूसरे बातों की, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक चीफ मिनिस्टर ड्राइवर बना घूमता है और कहते हो कि क्या मिला, एक चीफ मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ड्राइवर बना घूमता है, हजारों करोड़ों रुपए सुरक्षा में उसकी खर्च हो रहा है और दूसरे की भी खर्च हो रहा है, कोई काम करके राजी नहीं है। आज देश के अंदर आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भारत की सीमाएं, भारत की सेना मजबूत हो रही है, भारत के लोगों का गौरव बढ़ रहा है, भारत के लोग इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत एक मजबूत देश है, जो कि आपस में कितने भी कट्टर दुश्मन हो, दोनों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के लोगों का सम्मान होता है। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, खड़े हो बार बार की क्या मिला, प्रधानमंत्री क्या लेके आएंगे, सब्जी खरीदने गए हैं क्या खरीद के लाएंगे, टमाटर क्या लेकर आएंगे, बैंगन क्या लेकर के आएंगे। आपको सोचना चाहिए देश के लिए क्या आ रहा है। अभी आलोक जी ने कितने विस्तार से बताया कि क्या क्या देश की सेनाओं को मिलने वाला है। ठीक है, अभी आलोक जी की बात पर मैं यकीन ना भी करूं, लेकिन मैं दीपक वोरा साहब की बात पर यकीन करता हूं, उन्होंने जो बताया मैं वो उस पर यकीन करूंगा। पहले एक रिएक्शन पूजा जी का और फिर मैं प्रियंका जी आपका रिएक्शन लूंगा, क्योंकि दोनों पर ही हमलावर रहे। पूछना चाहूंगी, अभी आपने इंदिरा जी का नाम लिया, तो आप हमें बताइए इंदिरा जी और यासिर अराफात के क्या रिश्ते थे। आप जब मैं बता देता हूं, मैं तो 30 साल मैंने मीडिया में काम किया पूजा जी। आप समाज के आतंकवाद आप सुनिए, इंदिरा जी ने यासिर अराफात के साथ सब जानते थे, उसको सींचा। भारत के अंदर जो जिस समय देश के अंदर पैसा नहीं था, वो पैसा भी उनको दिया यासिर अराफात को, एक हवाई जहाज दिया भारत ने। किस लिए दिया हवाई जहाज को, आखिर क्या रिश्ता था इंदिरा जी का, ये लोग पूछते हैं इस बात को। आपको बताना चाहिए, आज आप कांग्रेस की प्रवक्ता को बताना चाहिए कि इंदिरा जी का यासिर अराफात के साथ क्या संबंध था, क्यों दिया उन्होंने केवल उसी देश के राष्ट्रपति को जो भारत के खिलाफ बोलता था और भारत के खिलाफ जहर बोलता था, उसको क्यों दिया, यह बताइए ना। आपको बताना चाहिए कि भारत के लोगों के खिलाफ जहर करने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले आखिरकार इंदिरा गांधी ने का पैसा क्यों दिया, चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, पैसा उनका नहीं था, हमारे पूर्वजों का था, हमारे लोगों का ठीक है, कर लीजिए आप, प्रधानमंत्री की कर लीजिए, भाजपा की कर लीजिए, सबकी कर लीजिए, पर हमारे पुरखों और हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में उठ पटांग बात करेंगे। क्या मुझे जवाब देते हैं, मैंने कोई आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, वो मेरा सवाल पूछने का हक है। भारत की प्रधानमंत्री थी, आप उस पार्टी की बार बार उसकी टपलियां बजा रही हैं, आपसे पूछने का हक है मेरा, आपको जवाब देना चाहिए। कुर्सियों को भरा जाता है वॉरलॉर्ड से, ठीक है, प्रियंका का एक रिएक्शन आपको। ठीक है पूजा जी समय नहीं मेरे पास। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है नवीन जी की, उनको मैंने खाली इतना पूछा, मेरे को नहीं लगता आलोक जी ने सही जवाब दिया, सीधा जवाब दिया। मैंने पूछा कि भारत की जनता आपके सामने क्यों आज मैं उत्तेजित होऊंगा, आपसे बताइए, लेकिन आप बताइए ना। अच्छा सर, इतने सारे लोग आप ऐसा नहीं करिए, देखिए मैं तो आपको कनिष्ठ, मैं तो बिल्कुल कनिष्ठ हूं, मैं तो बिल्कुल कनिष्ठ हूं आपसे। प्रियंका जी आपको जो समय दिया था वो जिले में निकल गया। अरविंद केजरीवाल का ड्राइवर है, मेरे पास मेरा समय खत्म हो चुका है, हम ओवर जा चुके हैं। प्रियंका जी आपको नवीन जी ने नहीं बोलने दिया और आप उनसे जिरह करती रह गई, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। लेकिन मैं आप दर्शकों से जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री या देश का कोई भी ऑफिशियल किसी विदेश यात्रा पर जाता है देश के हित में, तो अगर आपको समझना है कि वहां से हासिल क्या है, तो किसी जानकार से समझिए, पॉलिटिकल पार्टी से मत समझिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनसे मत समझिए। समझना है तो किसी जानकार से समझिए, किसी रक्षा विशेषज्ञ से समझिए, किसी विदेश नीति के जानकार से समझिए, ये आपके लिए हितकर रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज की बातों में आएंगे तो कंफ्यूज आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।